आपका व्हाट फॉर यूपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। और हम हमारा ये वीडियो है पार्ट 2 ये हमारा वीडियो वो भी कौन से टॉपिक का, तो ये है मनी एंड बैंकिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया है आप देख सकते हैं, है ना। वीडियो देखिएगा, वीडियो एंड बैंकिंग का, है ना, उसमें आपको दिख जाएगा। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। करेंसी एंड डिपॉजिट। करेंसी कितनी तरह की? दो तरह की, नोट्स होंगे और कॉइन्स होंगे। और जो इशू कौन करता है? आरबीआई करेगा। आरबीआई क्या इशू करता है? नोट्स करता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन्स करती है ना। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होंगे? पेबल ऑन डिमांड, जो कि सेविंग भी हो सकता है और करंट अकाउंट के भी होते हैं। हम लोग जब एटीएम जाते हैं, एटीएम से जब भी हम पैसा निकालेंगे, है ना, तो वहाँ पे करंट और सेविंग्स आता है, वही वाला है, वही सिस्टम है। और फिक्स्ड डिपॉजिट का क्या है? एक फिक्स मैच्योरिटी के बाद मिलेगा, है ना। 5 साल की अगर आपने एफडी करा दी है ना, तो आपको 5 साल के बाद ही मिलेगी। आफ्टर 5 ईयर्स ही मिलेगी आपको। प्लस क्या क्या मिलेगा इसमें? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपने एफडी कराई है। पब्लिक डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक, वो भी किसमें? सेविंग और करंट अकाउंट में, इज कंसिडर्ड एज मनी, है ना। अभी देखेंगे फिएट मनी और लीगल टेंडर क्या होता है देखेंगे। नोट एंड कॉइन्स हैव नेगोशिएबल इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना। पेपर मेटल वर्थ लेस देन द फेस वैल्यू, है ना। अब ये जहाँ की नोट और करेंसी होती है, इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। अब पेपर और मेटल वर्थ लेस देन द फेस वैल्यू। अब आप ये देखो, ये लाइन क्या कहना चाह रहा है मैं बता रहा हूँ अभी, है ना। जो मान लीजिए ये 1 रुपये का सिक्का है। अभी इस 1 रुपये के सिक्के में जो मेटल यूज़ हुआ होगा वो क्या होगा? ये 1 रुपये के वर्थ ही होगा ये मेटल, इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। एक एक रुपये से 1 रुपये से क्या होगा? 1 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे जो मेटल है वो 1 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, या तो 1 रुपये होगा या तो 1 रुपये से कम होगा। ये कहना जा रहा है ना, वर्थ लेस देन दी फेस वैल्यू। मेटल और पेपर करेंसी की सेम पेपर करेंसी की क्या है ना। यहाँ पे जो 1000 रुपये का, मान लीजिए 1000 रुपये का जो नोट है, चलो अब तो 1000 रुपये हो गया, है ना। अब 500 रुपये का जो नोट है, 500 रुपये की नोट की जो पेपर वैल्यू होती है, वो उस पेपर वैल्यू 5 रुपये से कम ही होगी। यानी कि इस पेपर को बनाने में जितनी भी मटेरियल कॉस्ट आई होगी वो 500 रुपीज़ से कम ही होगी। वैल्यू फ्रॉम गवर्नमेंट और आरबीआई गारंटीज फॉर परचेजिंग पावर, फिएट मनी, नो इंट्रेंसिक वैल्यू होता है और एक्सेप्टेड बाय द लॉ, है ना। इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कुछ होती नहीं है। कैसे नहीं होती? ये जो मान लीजिए यहाँ पे है 500 रुपये का ये जो नोट है, 500 रुपये का नोट है ना। और ये 500 रुपये का नोट की 5 जो इंट्रेंसिक वैल्यू, इस पेपर की वैल्यू 500 रुपये की नहीं होगी। मतलब इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ होगा उसकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो 5 रुपये की नहीं होगी, 5 रुपये की नहीं होती है वो, है ना। 5 रुपये से कम की होती है। अब लीगल टेंडर क्या है? कैन नॉट बी रिफ्यूज बाय सेटलिंग आ ट्रांजैक्शन, है ना। अभी हमने ये फ्रिज खरीदा। अब इस फ्रिज को खरीदने के लिए हमने जो पैसे दिए, वो पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू क्या है? वो लीगल टेंडर है। यानी कि इस जो बिजनेसमैन है वो ये वाला, ये जो रुपीज़ अगर आप दोगे तो इस रुपीज़ को वो कैंसिल नहीं कर सकता। मतलब ये नहीं बोल सकता नहीं सर मैं तो इसमें नहीं लूँगा, आप मुझे किसी और तरीके से पेमेंट दो। उसको इसमें लेना ही पड़ेगा, है ना। वो इसको एज अ पेमेंट मीडियम इग्नोर नहीं कर सकता। मतलब पैसे की इसको कंसिडर नहीं मतलब कर सकता है ना। सेटलमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। चेक ऑन डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी रिफ्यूज बिकॉज ये लीगल टेंडर नहीं है। वही मैंने बताया, ये जो फ्रिज है, फ्रिज को अगर आप यहाँ पे चेक के थ्रू चेक आपने काट के दिया, तो यहाँ पे बैंक जो बिजनेसमैन है वो बोल सकता है नहीं सर आप मुझे चेक में नहीं, आप मुझे कैश में पेमेंट कर दीजिए। कैश में क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ये जो चेक है ये लीगल टेंडर नहीं है। यहाँ पे जो कैश है ये आपका लीगल टेंडर है ना। तो बस ये कहना है। फिर मनी सप्लाई और स्टॉक कॉन्सेप्ट। टोटल मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज द स्टॉक मनी। वही हो गया, मान लीजिए 1 जनवरी 2026 में जो टोटल मनी जो पब्लिक के हाथ में हो उस दैट पॉइंट में, उसको क्या कहेंगे? स्टॉक वेरिएबल कहेंगे, है ना। यहाँ पे हो गया मनी सप्लाई का स्टॉक कॉन्सेप्ट। आगे अब एक्सक्लूड गवर्नमेंट और आरबीआई होल्डिंग्स एंड इंटरबैंक डिपॉजिट्स। वही है, जो पब्लिक के पास जितना पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, है ना, उसी को क्या कहेंगे? स्टॉक वेरिएबल कहेंगे। स्टॉक वेरिएबल कहेंगे, यहाँ पे स्टॉक मनी आएगा। नेट डिमांड डिपॉजिट्स ओनली पब्लिक डिपॉजिट इज काउंटेड एंड इंटरबैंक।
आर एक्सक्लूडेड। यहाँ पे जब मैंने बताया नेट डिमांड डिपॉजिट्स है ना, नेट डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि जब हम पैसा मांगे तो हमें वो पैसा मिल जाए, उसमें किस पैसे को कहा जाता है, जो जनरल पब्लिक के पास हो, है ना। और ये वाला इंटर बैंक डिपॉजिट्स यहाँ पे नहीं हो, है ना। ओनली पब्लिक डिपॉजिट्स को कहाँ पे काउंट किया जाएगा, इंटर बैंक जो डिपॉजिट्स होते हैं एक दूसरे के बैंक का पैसा रखे होते हैं एक दूसरे के बैंक, है ना, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। अब मेजर ऑफ मनी सप्लाई आरबीआई का डेफिनेशन क्या है, आरबीआई यूजेस 4 मेजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, है ना, लिक्विडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। पहले 1 यानी कि जो हाईएस्ट में होगा उसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, है ना, मैक्सिमम लिक्विडिटी होगी यहाँ पे, और जहाँ पे लोएस्ट होगा उसमें मिनिमम लिक्विडिटी होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे M1 है यानी कि नैरो मनी कहलाएगा, मोस्ट लिक्विड, मैंने आपको वही कहा, है ना। अब यहाँ पे CU और DU, अभी देखते हैं करेंसी क्या है, नोट और कॉइन्स होंगे विद पब्लिक, प्लस DD यहाँ पे क्या है, नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक एंड यूज फॉर ट्रांजैक्शंस। बस यहाँ पे M1 में कौन आएगा, M1 में क्या आता है, करेंसी आता है, प्लस डिपॉजिट्स आएंगे, यहाँ पे आ गया करेंसी और यहाँ पे आ गया डिपॉजिट्स, नेट डिमांड डिपॉजिट। और M2 में देख लेते हैं, ये भी नैरो मनी कहलाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे M1 क्या हो गया, करेंसी होगी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स हो गए प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, है ना। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का भी जो डिपॉजिट्स होंगे, सेविंग डिपॉजिट्स होगी, वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं M1 के साथ। और हमने अभी 1 देखा क्या, CU प्लस DD है। और M3 ब्रॉड मनी कहलाता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अब M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, नेट टाइम डिपॉजिट्स क्या होगा, हमने अभी देखा था, है ना, जैसे FD होगा तो ये नेट टाइम डिपॉजिट्स हो गए, एक टाइम के बाद ही ये मैच्योर होके आएगा, है ना। अब ये ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीगेट मनी रिसोर्स। अब ये वाला M3 क्या कहलाता है, एग्रीगेट मनी रिसोर्स कहलाता है। M4 ब्रॉड मनी, है ना, लीस्ट लिक्विड होगा। अब इसमें M3 आएगा, M3 में क्या है, यहाँ पे M1 में क्या है, CU प्लस DD प्लस, अब M3 में क्या है, यहाँ पे होगा। अब इसमें पोस्ट ऑफिस भी है और इसमें नेट टाइम डिपॉजिट्स भी है। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, M3 क्या क्या इंक्लूड किया, CU इंक्लूड किया, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड किया, फिर पोस्ट ऑफिस का क्या है, यहाँ पे सेविंग्स होगी ना, सेविंग डिपॉजिट्स होगी। और यहाँ पे टोटल डिपॉजिट्स आ गए, यहाँ पे टोटल डिपॉजिट्स विद क्या, पोस्ट ऑफिसेज आ गई, है ना। ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो NSC का जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, बस यहाँ पे उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पे आ जाता है ब्रॉड मनी। अब इसमें यूपीएससी के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में कैसे कैसे पूछ सकता है, M1 का पूछेगा, ये पूछ सकता है, M2 का पूछ सकता है, ये फॉर्मूला याद रख ले, पता चले इसमें। अब न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन दे दिया 2026 में, है ना, जैसे CU यहाँ पे 10 ले लिया, ये 15 ले लिया, है ना, तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा 10 प्लस 5, तो ये हो गया 15। और यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट्स आ गई, तो ये कितना हो जाएगा, मान लो ये 20 होगा, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 35 हो गया। अब M3 का देख लेते हैं, M3 में क्या आ जाता है, तो ये M1 हमारा यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हमारा 15 प्लस टाइम डिपॉजिट्स आ गया, तो अब टाइम डिपॉजिट मान लो ये हो गया 20, तो ये हो गया, ये और 35 हो गया, यहाँ पे भी 35 हुआ था M2 का, और ये M3 का हो गया, यहाँ पे भी 35 आ गया। अभी 35 देख रहे थे, M3 यहाँ पे M3 आ गई, ये 35, और ये टोटल डिपॉजिट्स मान लीजिए 70 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 105 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। नैरो मनी क्या है, M1 और M2 हाईली लिक्विड है। एंड ब्रॉड मनी क्या क्या इंक्लूड करते हैं, M3 और M4 इंक्लूड लेस लिक्विड टाइम डिपॉजिट्स, और M3 प्राइमरी मेजर्स होता है फॉर पॉलिसी एनालिसिस ड्यू टू बैलेंस ऑफ लिक्विडिटी एंड कवरेज, है ना। अब फंक्शनिंग ऑफ बैंक देख रहे थे, कोर फंक्शंस क्या होता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर पब्लिक एंड डिपॉजिट्स, फिर प्रोवाइड लोन्स और क्रेडिट, किसको लोन्स और क्रेडिट प्रोवाइड करेगी, बोरोवर को करेगी। अर्न प्रॉफिट वाया इंटरेस्ट स्प्रेड, है ना। अब इंटरेस्ट स्प्रेड हायर ऑन लोन एंड लोअर ऑन डिपॉजिट्स, की एबिलिटी क्या है, मनी क्रिएशन की थ्रू
फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम का अब मनी फ्लो इन बैंकिंग सिस्टम कैसे होता है? तो डिपॉजिटर क्या करेगा, बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करेगा, उसमें उसको इंटरेस्ट मिलेगा और वह इंटरेस्ट को वो विड्रॉ करेगा जब तक उसकी ज़रूरत हो। अब ये बोरोवर क्या करेगा, जो लोन लेगा अब उसको प्रिंसिपल को रिपे करेगा, किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ यहाँ रिपे करेगा। अब ये साइकिल ऐसे ही चलता है, डिपॉजिट्स फंड लोन्स एंड लोन रिपेमेंट और रीडिपॉजिट्स मल्टीपल टाइम। वही बात हो गई, यहाँ पे जो डिपॉजिटर है और यहाँ पे जो बोरोवर है ना, बोरोवर है, ये बोरोवर क्या करेगा, बैंक में जाके, ये बैंक है ना, ये बैंक है, बोरोवर जाके यहाँ पे डिपॉजिट वाला क्या करेगा, अपना पैसा यहाँ पे बैंक में जाके डिपॉजिट कर दे और बैंक वाले क्या करें, इसी पैसे को यहाँ पे बोरोवर को जाके लोन में दे देगा और यही बोरोवर क्या करेगा, यहाँ पे आके यहाँ बैंक को वापस पैसा रिपे कर देगा और यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा उसको इंटरेस्ट पेमेंट के साथ डिपॉजिटर को उसका इंटरेस्ट पेमेंट दे देगा, है ना। यहाँ पे ऐसा साइकिल चलता रहेगा, डिपॉजिटर और बैंकर के यहाँ पे चले जा रहे हैं और यहाँ पे बोरोवर और बैंकर का चले जा रही है साइकिल, है ना। तो साइकिल यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ फंड हो गया, है ना। फंक्शन ऑफ बैंक ये एक फंक्शन हो गया। फिर मॉडर्न करेंसी क्रिएशन प्रोसेस क्या होता है, बैंक होल्ड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश और रिजर्व्स, एग्जांपल 4 to 15% ऑफ इंडियाज हिस्टोरिकली, करेंटली है अराउंड 4% ऑफ CRR, है ना। CRR हमने कैश रिजर्व रेशियो देखा था, कैश के फॉर्म में होता है, किसके पास होता है, RBI के पास होता है ना, RBI के पास होता है और ये किस में रखता है, कैश में लेके रखता है। क्यों रखता है, ताकि जो एक्सेस लिक्विडिटी हो मार्केट में ना हो पाए, है ना। एक्सेस में लिक्विडिटी ना हो पाए, ये मेंटेन करके इंश्योर करके रखता है। क्या कहाँ से कहाँ तक होता था, 4 से 15% होता था, यानी कि 15% मैक्स हो गया, है ना, ये याद रखते हैं। और रैशनल क्या है, ओनली अ फ्यू डिपॉजिटर्स विड्रॉ डेली, है ना, तो सेव फॉर लेंड मेजॉरिटी, है ना, कुछ ही लोग लेके पैसा निकालते हैं। हम लोग भी हमने सारा पैसा निकाल कर रखते नहीं, कुछ पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं, है ना। तो यही है कि ये जो बचा हुआ पैसा है वो यूज़ आ जाता है जिसको लेंडर को पैसा देने के लिए, है ना। और ये न्यू डिपॉजिटर्स क्या होता है, जो न्यू डिपॉजिटर्स होते हैं, बैंक अब एक फ्रैक्शन को रिजर्व करके रखता है और बचे हुए पैसे को क्या करके लैंडिंग एक्टिविटी में जाके दे देता है। अब लोन को क्या होगा, लोन को उसने स्पेंड किया, कैसे स्पेंड किया, जो डिपॉजिटर मनी है या अदर बैंक या सेम बैंक में, है ना। और न्यू डिपॉजिट्स है, फर्दर उसकी लैंडिंग की, मैंने आपको वही बताया था। 10 रुपये है, 10 रुपये में से क्या कहते हैं, 10 रुपये का रिजर्व बना के रखा, बाकी जो 90 रुपये थे 90 को लैंड किया। अब ये 90 को लैंड किया, अब 90 का 10% इसने क्या 9 रुपीज़ हो गया। अब 9 रुपीज़ को सेव किया, यहाँ पे 72 रुपीज़ यहाँ पे उसको लैंड कर दिया। अब ये 72 रुपीज़ का 9% मान लो अराउंड हो गया 6 रुपीज़, तो 6 रुपीज़ को यहाँ पे हटा दिए तो यहाँ आ गया, यहाँ पे 65 रुपीज़ समथिंग आ गया। ऐसे करके लैंड करते करते जाता है, यहाँ पे रिजर्व्स भी अपना क्रिएट होती रहती हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। चेन रिएक्शन होता है, मल्टीपल इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू लार्जर मनी सप्लाई, सही है ना। शीट बैंक बैलेंस शीट बेसिस। अब एसेट्स होता है, लाइबिलिटीज़ होती हैं, देखते हैं एसेट्स क्या होता है, व्हाट बैंक्स ओन्स और क्लेम्स, सही है, जैसे कि रिजर्व्स, लोन्स और सिक्योरिटीज़ हो गए। ये बैंक अपने पास ये सब रिजर्व रखता है, लोन भी उसी का ही होता है, सिक्योरिटीज़ भी वही अपने पास रखता है ना। रिजर्व्स क्या हो गया, कैश का रिजर्व्स हो गया, डिपॉजिट्स विद दी RBI जो कि वो विड्रॉलेबल रहता है ना। अब ये लाइबिलिटीज़ क्या होगी, व्हाट बैंक ओज जैसे प्राइमरी डिपॉजिटर्स। अब जो हम डिपॉजिटर्स कहाँ हो गए, ये हम लोग हो गए। हम अपना पैसा कहाँ पे जाके, बैंक में जाके पास रखते हैं और इसको जब ज़रूरत पड़ती है तो निकाल लेते हैं, यानी कि ये बैंक की क्या होगी, ये लाइबिलिटी होगी, क्योंकि ये इसका पैसा नहीं होता, इसको बाद में डिपॉजिटर्स को चुकाना होता है। नेटवर्थ क्या होगी, एसेट माइनस लाइबिलिटी, है ना। जितना बैंक के पास खुद की चीज़ थी, यानी कि एसेट्स था, है ना, एसेट्स को जब वो माइनस कर देगा कितने लाइबिलिटी से, तो उसके जितने भी ओरिजिनल एसेट्स होंगे वो उसके हो जाएंगे, है ना। अब ये अकाउंटिंग कैसे होती है, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस नेटवर्थ एंड ऑलवेज, ये हमेशा बैलेंस ही होगा, है ना। नेटवर्थ यहाँ मतलब यहाँ की ये हो गया कैपिटल का कहना मतलब हो गया। अब ये देखिए, जब बैलेंस शीट बनता है ना तो यहाँ पे एसेट्स आती है और यहाँ पे लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल आता है और ये इसका सम टोटल हमेशा सेम होता है ना। ये कॉमर्स वाले लोग समझ पाएंगे, है ना। और क्या कहते हैं, जिनका बिजनेस है उनको भी होता है और जिनका नॉन बिजनेस जैसे सैलरीड पर्सन है, अभी बस ये समझ लें, जो एसेट का हमेशा बराबर होता है कैपिटल और लाइबिलिटी का, है ना। अब इनिशियल कैपिटल इनिशियल एग्जाम्पल देख लेते हैं। ₹100 डिपॉजिट किया, 100% रिजर्व में गया एसेट,
है ना। रिजर्व क्रिएट होगी, रिजर्व्स ऑफ 100 रुपीज़, लाइबिलिटी डिपॉजिट ऑफ 100 रुपीज़ हो गए, नेटवर्थ होगी 0, मनी सप्लाई M1, नो करेंसी क्रिएट यानी कि ₹100, लिमिट टू क्रेडिट और मनी क्रिएशन, RBI imposes रिजर्व रिक्वायरमेंट टू प्रिवेंट एक्सेसिव क्रेडिट क्रिएशन और इंस्टेबिलिटी, है ना, प्रिवेंट करता है एक्सेसिव क्रिएशन और इंस्टेबिलिटी। RBI imposes रिजर्व रिक्वायरमेंट, वही बात है, अगर 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में अगर 100 रुपीज़ लेंड कर देंगे तो भाई किसी और को पैसा देने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। जब इतना ही किसी और को दे दिए, आपके पास कुछ रिजर्व भी नहीं बचा, अगर कोई दूसरा पर्सन आएगा तो आप किसको पैसा दोगे, नहीं बचेगा आपका पैसा। तो वही होता है, एक सर्टन पर्टिकुलर रिजर्व बना के रखे रहते हैं हर एक ट्रांजेक्शन में, तो इतना सर्टन अमाउंट बचा रहता है जो एक्सेस लिक्विडिटी को प्रिवेंट करने के लिए रहता है और थोड़ी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए रहती है ना। कैश रिजर्व रेशियो, मैंडेटरी परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट एज रिजर्व विद द RBI, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग होता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना, परसेंटेज इन लिक्विड एसेट्स सच एज कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए। दीज आर सेट रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियोज दैट लिमिट इट्स लेंडिंग। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, फॉर्मूला हो गया, मॉनिटरी मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/1 रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो एग्जांपल मान लीजिए 12 है ना, तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, 5 हो गया। अब इसका मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, मतलब ये आप देखिए, एक सर्टन रुपीज़ है, एक सर्टन रुपीज़ को कितनी बार लेंड करने से कितना पैसा आप एक्सेसिव बना लोगे, अभी आपको देखते हैं, है ना। मैक्सिमम डिपॉजिट क्रिएशन दैट इज इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू मल्टीप्लायर, जैसे यहाँ पे आया मल्टीप्लायर, यहाँ पे 5 आया, तो 100 रुपीज़ को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो अराउंड 500 रुपीज़ यहाँ पे क्रिएशन हो जाएगी। इस 100 रुपये से आप 500 रुपये बना सकते हैं ना, यही फॉर्मूला से। अभी देखते हैं इनिशियल डिपॉजिट्स कितनी थी, 100 रुपये की फर्स्ट राउंड में जो रिजर्व्स गए, 20 रुपये रिजर्व गए, 80 रुपये लैंडिंग के गए। अभी 80 रुपये को जब लैंड करोगे तो बिकम न्यू डिपॉजिट्स आ जाएगा, टोटल डिपॉजिट्स हो गए 180 रुपये। एंड सेकेंड राउंड ऑफ रिजर्व्स हो गया कितना, 20% था तो 16 रुपये हो गया, है ना। अब यहाँ पे जो बचे हुए जो 80 रुपये थे, 80 रुपये का ये जो 16 रुपये डिडक्ट हो गया, आपने 64 रुपीज़ डिडक्ट कर लिया। अब जो न्यू रिजर्व्स आया 64 रुपीज़ हुआ, यानी कि टोटल अभी यहाँ पे टोटल जियोमेट्रिकली 80 रुपये प्लस 64 रुपीज़ प्लस 51.2 रुपीज़, टोटल डिपॉजिट्स कन्वर्जन 500 रुपीज़ इंटू 500 कैसे हुआ, तो 100 रुपीज़ इंटू 5, और ये ऐसे होगा, 80 रुपीज़ हो गया, 64 रुपीज़ हो गया, 51 रुपीज़ हो गया। अब 51 रुपीज़ से भी कुछ कम आएगा, कुछ कम आएगा, कुछ कम आएगा, और अल्टीमेटली इतना रुपीज़ आके वो रुक जाएगा। टोटल रिजर्व्स कितने थे, 100 रुपीज़ की। सप्लाई सपोर्ट्स रुपीज़ 500 रुपीज़ के डिपॉजिट उसने क्रिएट करा ली। टोटल लोन्स कितने में आए, 400 रुपये की लोन्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। जस्ट 100 रुपये के ही मदद से कितने का लोन हम यहाँ पे क्रिएट कर पाए, तो 400 रुपये का लोन क्रिएट कर पाए, है ना। फाइनल मनी क्रिएशन कितना हुआ, 500 रुपीज़ का हुआ, इंक्रीज बाय 400 रुपीज़। फाइनल बैलेंस शीट कितना होगा, जो एसेट्स होंगे, रिजर्व्स रुपीज़ 100 रुपीज़ प्लस लोन्स कितने होंगे, 400 रुपीज़ के, यानी कि टोटल आ गया 500 रुपीज़। लाइबिलिटी कितने हो गए यहाँ पे डिपॉजिट्स के, 500 रुपीज़। कैसे, अब ये प्रोसेस स्टॉप्स व्हेन रिजर्व्स मीट्स रिक्वायरमेंट फॉर ऑल क्रिएटेड डिपॉजिट्स की इनसाइट्स। अभी देख लेते हैं, मनी क्रिएशन एक्सपैंड्स इकोनॉमिक परचेजिंग पावर, है ना, मनी क्रिएशन। और यहाँ पे मनी क्रिएशन बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे लोगों के पास पैसा आएगा तभी तो वो खर्च कर पाएंगे, खर्च करने से उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। एक्सेसिव क्रिएशन रिस्क इन्फ्लेशन, है ना, RBI कंट्रोल्स रेशियोज। अनलिमिटेड प्रिंटिंग इज अवॉइडेड, कैसे, कॉजेज हाइपर इन्फ्लेशन एंड इरोड्स वैल्यू। एग्जाम्पल हिस्टोरिकली केसेस लाइक जिम्बाब्वे एंड वाइमार जर्मनी। और एट प्रेजेंट आप देखोगे तो सोमालिया भी वही उसी कैटेगरी में है ना। अब यहाँ पे एक्सेसिव क्रिएशन रिस्क, जब लोगों के पास खूब सारा पैसा आएगा, लोगों के पास खूब सारा पैसा आ गया ना, खूब सारा पैसा आ गया, अब ये लोग क्या करेंगे, ये बार्गेन नहीं करेंगे, तो यानी कि जो पहले ये लोग 10 रुपये में जो चीज़ खरीद सकते थे, आज वो ज़्यादा पैसा होने के बजाय वो 20 रुपीज़ में भी खरीद लेंगे, क्योंकि इनके पास पैसा ज़्यादा है ना। तो ज़्यादा मोबला करेंगे नहीं, बार्गेनिंग पावर इसकी रहेगी नहीं, 30 रुपये में चीज़ खरीद लेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फिर टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है। लिमिटेड सप्लाई में ये लोग क्या करेंगे, भाई ज़्यादा पैसा आ गया तो ये लोग क्या करेंगे, ज़्यादा पे भी करेंगे, और यहाँ पे इस कमोडिटीज़ की प्राइस भी बढ़ गई, क्योंकि क्या है, लिमिटेड कमोडिटी है ना। भाई कॉजेस हाइपर इन्फ्लेशन। अब अनलिमिटेड प्रिंटिंग वही हो गया, यहाँ पे जब और पैसा बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे अनलिमिटेड सप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। आज 30 में बिक रहा है तो कल उसको कोई 300 रुपये में भी खरीदने को तैयार हो जाएगा।
वही इरोड्स वैल्यू, है ना। हिस्टोरिक क्या हुआ, जिम्बाब्वे में भी हुआ, वाइमार जर्मनी में भी हुआ, और अभी सोमालिया में भी वही हो रहा है। यहाँ पे किलो किलो के भाव है ना, बड़े से जो बकेट में भी, जैसे ट्रॉली होता है शॉपिंग वाला ट्रॉली, जब हम ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, चाहे डी मार्ट हो या, है ना, तो वहाँ पे जो बड़ी बड़ी ट्रॉली होती है वैसे भर भर के नोट्स लेके जाया जाता है। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक use most deposits to extend loans, meet high demand for economic activity, act as intermediary, surplus funds यानी कि डिपॉजिटर्स, फंड टू नीडी बोरोवर जैसे, है ना। प्रॉफिट सोर्स इसका क्या होगा, हायर इंटरेस्ट ऑन लोन देन ऑन डिपॉजिट्स, बिल्कुल सही बात है ना। इसकी इनकम कहाँ है, बैंक की इनकम कहाँ है, मेन प्रॉफिट सोर्स कहाँ है, जहाँ पे वो जब लैंड करेगा, लैंड करने पे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो जब खुद चार्ज करेगा बोरोवर्स लोग में, वो मोर होता है जब वो इंटरेस्ट देता है। जब वो देगा तो इंटरेस्ट कम होता है, और जब लेगा तो इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और ये जो डिफरेंस आता है यहाँ पे अमाउंट का, वो हो जाता है इसका नेट प्रॉफिट, है ना। क्रिएट कैसे करता है, एग्रीमेंट फॉर मनी गुड्स सर्विसेज विथ प्रॉमिस फॉर फ्यूचर रीपेमेंट, है ना। फ्यूचर रीपेमेंट मतलब लोन के थ्रू। पॉजिटिव इसका है, जैसे पॉजिटिव सीजन देख लेते हैं, फेस्टिवल सीजन्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसको क्रेडिट दिया जाता है, क्या, बूस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ द अर्निंग। नेगेटिव इसकी क्या है, स्वप्न और फार्मर, लोन फ्रॉम मनी लेंडर, और यहाँ पे पेस्ट डैमेज हो गया, क्यों हो गया, तो डेट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, डेट इंक्रीज हो गई, यानी कि इस डेट को पेमेंट करने के लिए वो और नया फ्रेश लोन खरीदेगा। फिर अगर वो नहीं पे कर पाया तो यहाँ पे अपना लैंड बेचना पड़ेगा, और वही डेट ट्रैप में हो गया। ये पुराने वाले लोन को पे करने के लिए वो नया लोन ले रहा है ना। आउटकम डिमांड फॉर ऑन सक्सेस, आउटकम बेस्ड, आउटकम डिमांड्स ऑन सक्सेस, सही बात है ना। एग्जाम्पल, क्रॉप यील्ड ज़्यादा होगी, अगर मान लो क्रॉप यील्ड अच्छी हुई तब तो ये लोन पेमेंट हो जाएगा, नहीं हुई तो भाई और आपके डेट्स आपके बढ़ते जाएंगे, है ना। फेलियर क्या होगा, डेट ट्रैप में हो जाएगा, यानी कि एक लोन को रिपे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा लोन लेना पड़ेगा, और दूसरे को पेमेंट करने के लिए तीसरा लोन लेना पड़ेगा। रूरल नीड्स का क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, क्रॉप प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगा, रिपेयर्स हो गए, है ना। और रेट रियल इंटरेस्ट रेट कैसे, नॉमिनल रेट माइनस इंटरेस्ट रेट, है ना। अब ये नेगेटिव कैसे होगा, एरोड सेविंग्स वैल्यू। टर्म्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड्स इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट मोड्स, प्रिंसिपल, डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेटरल्स। अभी कोलेटरल्स क्या होता है, कोलेटरल्स मैं आपको सीधा एक भाषा से समझाता हूँ। अगर आप जाते हो बैंक के पास, तो बैंक के पास आप क्या लोन लेने जाते हो, तो वो लोन किसी एक पर्टिकुलर एसेट्स या बोलो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो आपको पैसा देती है, वो जो प्रॉपर्टी और यहाँ पे एसेट्स जो आपने गिरवी रखा, है ना, यहाँ पे जो लीज लेंड करने के लिए रखा, वो आपकी क्या कहलाती है, कोलेटरल। यहाँ पे ये देखिए, अब फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। एसेट्स वो भी किस तरह के, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, व्हीकल हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, और या बैंक डिपॉजिट हो गया। प्रीडेड लेंडर सेल्स इफ डिफॉल्टर, है ना। डिफॉल्ट अगर हो गया, जो बैंक, ये जो आपने जो एसेट्स दिया था, आप उसका अमाउंट पे नहीं कर पाए, तो वो क्या करेगा, उसको रीसेल कर देगा और इसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेगा, अपने पास रख लेगा। लोन फ्रॉम कॉपरेटिव्स, अब देख लेते हैं कॉपरेटिव। चीप रूरल क्रेडिट का सोर्स होता है। जो मेंबर्स वहाँ के होते हैं, वो सारे मेंबर्स मिलके अपना अपना पैसा यहाँ पे लगाते हैं, और किसी एक की मदद करते तो उसके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है। कितने टाइप के होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वीवर्स हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर हो गए। एक्सेप्ट member deposits used as collateral for bank loan and lend to members and repay new lending cycles, formal and informal sector loan। फॉर्मल सेक्टर लोन, फॉर्मल क्या हो गया, बैंक हो गए, कॉपरेटिव्स हो गए, आरबीआई हो गए, आरबीआई सुपरवाइजर हो गया। कैश बैलेंस प्रायोरिटी लैंडर टू स्मॉल बोरोवर्स एंड रीपोस्टिंग। इनफॉर्मल कैसे हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, नो सुपरवाइजर्स, है ना।
नो सुपरविजन होता है। इनफॉर्मल में मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स ले लिया, रिलेटिव से ले लिया, फिर फ्रेंड से ले लिया, यहाँ पे कोई सुपरविजन इनकी होती नहीं, तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अनफेयर रिकवरी मीन्स होते हैं। इनफॉर्मल कैसे? इनफॉर्मल बेसिकली हायर कॉस्ट होता है, तो उसमें रिड्यूस इनकम हो जाती है और डेट ट्रैप में वो फंस जाते हैं, तो उनका हायर इंटरेस्ट पेमेंट होता है और इसलिए जो एंटरप्राइजेज है बड़े बड़े वो उसको डिस्करेज करते हैं। नीड क्या है? एक्सपैंड करना चाहिए जो फॉर्मल और चीपर लोन क्रेडिट्स फॉर दी हायर इनकम, ताकि हायर इनकम हो, ग्रोथ की जा सके, क्रॉप्स की, बिजनेस की और इंडस्ट्रीज़ की। और अर्बन पैटर्न में क्या है ना, जो पुअरर है, पुअर लोग 85% इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं और जो रिच पीपल है वो 90% रिच जो फॉर्मल मीन से ले रहे हैं। अभी जो रूरल इकोनॉमी, गाँव में क्या हो रहा है, जो फॉर्मल मीट्स होती है ना, फॉर्मल सोर्सेज से सिर्फ 50% ही लोग फॉर्मल मीन से ही लोन ले रहे हैं। रिचर फॉर्मल लोन से रहते हैं, है ना, जो रिच लोग होते हैं फॉर्मल लोन लेते हैं, जो पुअर होते हैं उनके लिए इनफॉर्मल मीन से होता है जो कि एक्सपेंसिव होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप देख लेते हैं फॉर पुअर्स का। रूरल पुअर मोस्टली वुमेन्स के इनका समूह होता है। सेल्फ मैनेज होता है, सेल्फ गवर्न होता है और अपनी सेविंग्स को पूल करते हैं। साइज कितना होता है? 15 से 20 लोग का होता है, जो कि आसपास में रहते हैं, नेबरहुड का। सेव रेगुलरली, है ना, जो भी उनकी मंथली सेविंग होती है उतना वो लोग सेव करते हैं। और इंटरनल स्मॉल लोन्स, छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट में देन मनी लेंडर्स, है ना। आफ्टर 1 से 2 साल रेगुलर सेविंग्स होती है तो एलिजिबल फॉर बैंक लोन। रेगुलर सेविंग करके बैंक लोन में भी ले सकते हैं, वो भी ग्रुप के नाम पे। पर्पस क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपेमेंट, है ना, पीर प्रेशर होता है टू एंश्योर टाइमली पेमेंट, है ना। मिल के जब लोन लिया तो मिल के चुकाएंगे और यहाँ पे एक दूसरे का पीर प्रेशर भी होता है कि उसने पे किया तो मुझे भी करना पड़ेगा। ओवरकम लैक ऑफ कोलेटरल एंड टाइमली लोन्स, बिल्कुल सही बात है ना। और एग्जांपल, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश का स्टार्टेड इन 1970s एंड 2018 में 9 मिलियन प्लस मेंबर्स हो गए, मोस्टली फ्रॉम द रूरल वुमेन, है ना। और 81,600 विलेजेस हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या हो गया? एम्पावर करता है पुअर को और ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग में मदद करता है। डिमोनेटाइजेशन हमने देखा था नवंबर, है ना, 2016 को हुआ था इंडिया में। मेन एम क्या था? कर्ब ऑफ ब्लैक मनी, करप्शन, टेररिज्म और फेक करेंसी। ओल्ड, जो पुराने 1000 और 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट्स थे उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। यानी कि इनवैलिड इन द सेंस अब वो लीगल टेंडर नहीं रहे, ना, लीगल टेंडर से हटा दिया। लीगल टेंडर मैंने आपको बताया था क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब न्यू करेंसी आई थी जो कि 500 रुपये और 2000 रुपये की थी, है ना। ये इसको न्यू न्यू लीगल टेंडर घोषित कर दिया गया था, है ना। अब उन्होंने क्या होता है, जो ओल्ड बैंक्स थे, जो ओल्ड नोट्स थे उसको डिपॉजिट करना था, लिमिटेड एक्सचेंज थी और इम्पैक्ट की वजह से क्या हुआ, बड़ी बड़ी क्यूज हुई, कैश की शॉर्टेज हो गई थी, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हुआ था। बेनिफिशरीज क्या हो गया? टैक्स, है ना, बेटर टैक्स कंप्लायंस हुई थी, आगे जाके फॉर्मल सेविंग्स इंक्रीज हुई थी, लोअर बैंक रेट होने लगा था इस चीज़ की वजह से, और डिजिटल पेमेंट को बहुत ज़्यादा पुश मिली थी, है ना, जिसकी वजह से करप्शन और इवेजन भी कम हुआ था। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी देख लेते हैं। डिमांड ऑफ मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। मनी क्या है? मोस्ट लिक्विड एसेट होल्डिंग कैश हैज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है फॉरगॉन इंटरेस्ट फॉर डिपॉजिट्स और बॉन्ड। अभी होगा, अब इस लाइन का क्या क्या कहने का मतलब है? होल्डिंग कैश हैज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये देख लीजिए, अब ये घर में, मान लीजिए घर में है ये वाला पैसा, तो मान लीजिए 1000 रुपये है, अगर 1 करोड़ है ना, अगर आपने 1 करोड़ घर में रखा है तो 1 करोड़ का एक ही करोड़ रहेगा। अब ये सीधा 1 करोड़ कहाँ चल दिया? बैंक में। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो हो सकता है इसमें आपको 1 करोड़ का, है ना, प्रिंसिपल में आपको इंटरेस्ट मिला और ये इंटरेस्ट आपके बहुत ज़्यादा काम आए। 1 करोड़ के, है ना, मान लीजिए आपका 1 CR है, 1 CR होगा, 1 CR का आप लगा लीजिए अपना यहाँ पे 7% के हिसाब से। चलो फॉर द टाइम बिन मान लेते हैं 5% का भी अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, ईयरली इंटरेस्ट मिलता है ना, तो इसका ईयरली इंटरेस्ट 1 करोड़ का कितना आएगा? 5 लाख आएगा, है ना। तो इसका निकाल लीजिए आप, है ना, ये आपका 5% आएगा 5 लाख का। और जनरल देख लेते हैं, ट्रांजेक्शन डिमांड हो सकता क्या यहाँ पे होता? ट्रांजेक्शन्स मोटिव क्या होता है? होल्ड मनी फॉर डेली ट्रांजेक्शन, है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर मिसमैच, नीड फॉर एवरेज कैश बैलेंस। एग्जांपल, मंथली 100 रुपीज़ की अगर इनकम होती है तो इवन आफ्टर स्पेंडिंग द एवरेज होल्डिंग इज़ 50 रुपीज़, है ना, तो एवरेज होल्डिंग 50 रुपीज़ हो गई। 2%
इकोनॉमी 2% इकोनॉमी में जो फार्मर्स और जो वर्कर हैं एंड मंथली ट्रांजैक्शन ऑफ ₹200। टोटल डिमांड आ गई, कितने की टोटल डिमांड आ गई ₹100 की, और 50 रुपीज़ कैश ईच। जनरली ट्रांजैक्शन कितना होगा, ट्रांजैक्शन डिमांड है ना, ट्रांजैक्शन डिमांड का ये फॉर्मूला जो आपके कोई काम का नहीं। अब यहाँ पे टी देख लेते हैं, के इंटू टी। अभी के इंटू टी क्या होता है देख लेते हैं। टी इज़ द टोटल नॉमिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू पर पीरियड, और के इज़ द पॉजिटिव फ्रैक्शन। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ये सब आपके यूपीएससी के कोई काम का नहीं है ना। तो रिलेटेड टू नॉमिनल जीडीपी, स्टेबल लिंक एंड बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड जीडीपी, आगे कोई काम का नहीं। स्पेक्युलेटिव मोटिव, होल्ड वेल्थ हेल्ड एज मनी और बॉन्ड प्रोमिसेस फ्यूचर रिटर्न, सही है। बॉन्ड प्राइस इन्वर्सली रिलेटेड टू द मार्केट इंटरेस्ट रेट। अभी देखिए, जो मार्केट इंटरेस्ट रेट अगर हाई होगा तो जो बॉन्ड की यील्ड होगी वो कम होगी। इन्वर्सली रिलेटेड होता है, आप बस ये याद रख लें वन, है ना, इन्वर्सली रिलेटेड होता है ये दोनों। बैंक इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड इन्वर्सली रिलेटेड होंगे। हायर रेट लोअर बॉन्ड प्राइस, है ना। कैपिटल लॉस इफ रेट राइजेस। लो करंट रेट, रेट कम होगा तो बॉन्ड की प्राइस क्या होगी, हाई होगी। हाई करेंसी रेट होगा तो वही एक्सपेक्टेड फॉल होगा, है ना, बाय करेंगे और लेस मनी बचेगा कैपिटल गेन के लिए। स्पेक्युलेटिव डिमांड होती है ना, इन्वर्सली रिलेटेड टू रेट ऑफ रिटर्न। एज रेट ऑफ रिटर्न फॉल्स फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, डिमांड फॉर ये राइजेस फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, है ना, बॉन्ड की डिमांड। फिर इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस फॉर होल्डिंग मनी, सही है। टोटल डिपॉजिट इक्वल टू ट्रांजेक्शन प्लस स्पेक्यूलेशन, है ना, टोटल डिमांड होगी। फिर सप्लाई ऑफ मनी डिटरमाइंड बाय आरबीआई हाई पावर्ड मनी एंड कमर्शियल बैंकिंग फॉर क्रेडिट क्रिएशन। RBI controls via reserve ratios such as CRR and SLR, bank rate, open market operation, and protects money supply from external shocks and stable economy. एक्सटर्नल शॉक्स और स्टेबल इकोनॉमी से प्रोटेक्ट करता है। अब हो गया आपका 35 मिनट्स के अंदर पूरा कंप्लीट, है ना। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को यहाँ पे हिट कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। बाय बाय।